नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने भारत के संपूर्ण पर्वतों को डिटेल से पढ़ लिया था। एक एक पर्वत को मैंने बहुत अच्छे से डिटेल्ड से सारी चीज़ों को बता दिया था विधिवत तरीके से मैप के आधार पर। आज हम मैप के आधार पर ही भारत के पठार को पढ़ने वाले हैं। आज का हमारा क्या टॉपिक है भैया? भारत के पठार। जितने भी भारत के पठार हैं, इंडियन प्लेट्यू है ना। आज का हमारा टॉपिक क्या है भैया? इंडियन प्लेट्यू है ना। तो जितने भी भारत के पठार हैं उन सभी पठारों को आज हम डिटेल से देखेंगे कि भाई देखो, ये बहुत छोटा सा लेक्चर है ना, इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं क्योंकि पठार में कुछ ऐसा खास होता नहीं है जिसकी वजह से आप उसको पढ़ें। इवन इसमें चोटियाँ भी नहीं रहती, और कुछ कुछ में है, एक दो में जिनका मैं बताऊंगा, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आपको इसकी लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। तो ये छोटा सा चैप्टर रहेगा भारत के पठार। बेसिकली बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर चोटी क्या है, पर्वत क्या है, पठार क्या है और मैदान क्या है ना। बस आपको इस लेक्चर का एक मेन उद्देश्य यही है कि इन चारों का अंतर बिल्कुल बारीकी से सामान्य भाषा में आपको समझा दिया जाए। अगर आपने इन चारों का अंतर समझ लिया तो लगभग आपसे सारी चीजें बन जाएगी और एक टॉपिक भी आपको आसानी से समझ में आएगा। तो सबसे पहले जो सामान्य जमीन है, देखो मैं यहां मैं एक क्या है, एक एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं। आपको इसमें चारों चीजें दिखेंगी, ठीक है। ये है, एक मैं यहां पर क्या है, एनवायरनमेंट क्रिएट करता हूं। आपको यहां सब कुछ दिखेगा। ठीक है, तो ये एनवायरनमेंट में आपको चार चीजें दिख रही हैं। तो ये जो जमीन है, ये यहां मान लो आप खड़े हो, यहां आप क्या है, खड़े हो। तो यहां पर आप जो खड़े हो ये है क्या, समतल। और इसी को कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में मैदान या प्लेन, ठीक है। तो ये मैदान आपको समझ में आ गया होगा, जहां खड़े हुए तो आपको समझ में आ गया होगा। आपकी जमीन से जो कुछ उभार वाला भाग है, लगभग 500 प्लस या 500-600 एवरेज इसकी ऊंचाई रहती है, 500-600 मीटर। इतने ऊंचाई पर अगर ये ऐसा है जिसमें किसी प्रकार की चोटी नहीं होती, बस ये समतल से थोड़ा उठा हुआ होता है ना, दैट इज कॉल्ड पठार या प्लेट्यू, है ना। मतलब सामान्य जमीन से ऊंचा भाग या उभरा हुआ भाग जो है ये क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। यही उभरा हुआ भाग जब इसकी ऊंचाई ज्यादा हो जाती है, और जो ऐसा ना होकर कैसा होता है, पीक नुमा होता है ना, चोटी नुमा होता है, नोक नुमा होता है, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, पर्वत कह देते हैं। इसको हम क्या कह देते हैं भैया, पर्वत कह देते हैं, है ना। इसमें एकदम से उभार आता है और इसमें क्या होती है, चोटी होती है। तो ये पूरा जो भाग है ना, ये कहलाएगा पर्वत। और इसमें ये वाला जो भाग है इतना, है ना, ये क्या कहलाएगा, चोटी कहलाएगा। तो आई होप चारों अंतर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि इन चारों में अंतर क्या है। जो समतल पर आप खड़े हैं वो समतल है, समतल से थोड़ा सा उभार वाला हिस्सा पठार है ना। समतल पर आप खड़े हैं, थोड़ा उभार वाला पठार है ना, जिसमें नोक बनने लगे इस तरीके से, है ना, चोटियां बनने लगे, तो उस पूरे भाग को पर्वत कहेंगे। और जो उसमें पीक पॉइंट है उसको चोटी कहेंगे, जो सर्वाधिक ऊंचा शिखर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया, सर्वाधिक ऊंचा शिखर कहलाता है, ठीक है। कुछ कुछ पर ये शिखर होता है, किसी किसी पर नहीं होता है ना। तो ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसकी बस आपको लोकेशन याद रखनी है। इसकी आपको क्या याद रखनी है, केवल लोकेशन याद रखनी है। लोकेशन अगर आप याद रख लोगे तो आपका काम चल जाएगा। बस एक दो पठार हैं जिनकी चोटियां क्या हैं तो वो मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। इन पठारों को भारत में दो भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, दो भागों में बांटा है, ठीक है। एक है ये उत्तर भारत, क्या भैया, उत्तर भारत क्षेत्र, है ना, नॉर्दर्न इंडिया। और एक है आपका दक्षिण भारत क्षेत्र, साउदर्न इंडिया। तो इस वाले पठार वाले भाग को क्या कहते हैं, इस वाले पठार वाले भाग को कहते हैं सेंट्रल हाईलैंड। क्या कहा जाता है भैया,
सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल हाईलैंड एरिया। ठीक है, क्यों कहा जाता है? देखो सेंट्रल इसलिए कहा क्योंकि ये मध्य में है, ये वाला भाग क्या है? मध्य में है। हाई इसलिए कहा क्योंकि ये क्या है? ऊंचा है। क्या है? ऊंचा है। और लैंड क्या है? जमीन। तो जमीन से ऊंचाई वाला भाग जो है, हाई ऊंचाई वाला भाग जो है, वो कहलाएगा सेंट्रल हाईलैंड, है ना। तो आप दो हेडिंग डाल लेंगे, है ना। नंबर 1 उत्तर भारत, नंबर 2 दक्षिण भारत। उत्तर भारत को क्या कहेंगे? सेंट्रल हाईलैंड, है ना, इंग्लिश में भी सेंट्रल हाईलैंड। और दक्षिण वाला को कहते हैं दक्कन का पठार। क्या कहते हैं? दक्कन का पठार कहते हैं। इंग्लिश में इसी को कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। क्या कहते हैं? डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार। ठीक है, तो ये दो भाग हैं। अब इन दो भागों में हम पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 हेडिंग डलेगी आपकी क्या? भारत के पठार। उस पठार में आप हेडिंग डाल लेंगे, मतलब एक लाइन लिख लेंगे कि सामान्य समतल से उभार वाला स्थान या एक एवरेज 500 से 600 मीटर की ऊंचाई तक का जो हिस्सा है वो क्या कहलाता है? पठार कहलाता है। पठारों को सामान्यतः दो भागों में बांटा है, एक सेंट्रल हाईलैंड एंड सेकंड वन इज दक्कन का पठार, है ना। तो जो पहला है ये सेंट्रल हाईलैंड है, और इसमें आप पहला पॉइंट लिखेंगे सेंट्रल हाईलैंड, हेडिंग डालकर। हेडिंग पड़ेगी आपकी सेंट्रल हाईलैंड, और सेंट्रल हाईलैंड में पहली हेडिंग, पहली लाइन लिखेंगे आपकी ये उत्तर भारत का पठार है। और इस उत्तर भारत के पठार में निम्न प्रकार के, इस उत्तर भारत के पठार में निम्न भाग आते हैं। इस उत्तर भारत के पठार में पठारों के निम्न भाग आते हैं, है ना। तो कौन कौन से आते हैं वो मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, तो चार, ठीक है, चार भाग इसमें हैं और 4 भाग इसमें हैं। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूं। यहां ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र है मालवा पठार। कौन सा भैया? मालवा पठार। ये वाला जो क्षेत्र है ये है बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड प्लेट्यू। और ये वाला जो है ये है बघेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड का पठार। और ये वाला जो है ये है आपका छोटा नागपुर का पठार। क्या है भैया? छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ठीक है, तो ये 4 भाग हो गए। ऐसे ही 4 भाग आपके दक्षिण भारत के में हैं। अब एक चीज याद रखना, इस पूरे एरिए को कहते हैं दक्कन का पठार। क्लियर है? दक्कन प्लेट्यू। और इस दक्कन के पूरे पठार में जो इतना भाग है, इतना भाग है, ये कहलाता है दक्कन ट्रैप। क्या कहलाता है? दक्कन ट्रैप या डेक्कन ट्रैप। क्लियर है? तो देखो याद रखना, ये पूरा जो भाग है ये दक्कन का पठार है। इस दक्कन के पठार में से एक भाग इसका क्या है? दक्कन ट्रैप के ही नाम से प्रसिद्ध है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ये दक्कन का जो पठार है इसके बारे में हम अभी डिटेल से लिखेंगे। अभी केवल लोकेशन देख लें आप। ठीक है, फिर इसके जो नीचे वाला भाग है ये एक ये है, एक ये वाला भाग है और एक ये वाला भाग है। ठीक है, ये 4 भाग हैं। ठीक है, ये 4 भाग हैं। तो ये दक्कन का पठार है। ये वाला भाग कहलाएगा पूर्वी घाट, और ये कहलाएगा, सॉरी गलत हो गया, ये है पश्चिमी घाट और ये है आपका पूर्वी घाट। ठीक है, याद रखना ये जो घाट है इनको पठार में काउंट किया जाता है, लेकिन इन घाटों पर जो छोटी छोटी श्रेणियां हैं, इन घाटों पर जो बीच बीच में छोटी छोटी श्रेणियां हैं जो मैंने आपको पर्वत में पढ़ाई थी, है ना, उनको पर्वत में काउंट किया जाता है। तो ये बहुत लंबे चौड़े फैले हुए हैं, तो इनको नाम दे दिया पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, जो कि पठार हैं।
लेकिन इन पर जो छोटी छोटी पीक वाली श्रेणियां हैं वो हमने पर्वत में सारी पढ़ ली थी। ठीक है, और ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा कहलाता है उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, ये वाला भाग क्या कहलाएगा भैया, उत्तर पूर्वी पठार। ठीक है, तो नंबर 1 2 3 4 ये 4 उत्तर भारत में हो गए, 5 6 7 8 और 4 ये कहाँ हो गए, दक्षिण भारत में हो गए। ठीक है, एक छोटा सा बचता है यहाँ, है ना, ये अलग है, इसको भी बता देता हूं मैं। ये है आपका यहां पर मेघालय प्लेट्यू, यह मेघालय का पठार। ठीक है, तो ये आप लोगों को आई थिंक सारी लोकेशन बहुत अच्छे से दिख रही होगी। अब इन्हीं लोकेशन को हम बहुत अच्छे से क्या है एक एक करके पढ़ने का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, काफी छोटा टॉपिक है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक, तो सबसे पहले हम उठाते हैं मालवा के पठार को। सबसे पहले हम बात करते हैं मालवा के पठार पर। तो जो मालवा पठार है, इस मालवा पठार में पहला क्या आएगा, देखो मालवा पठार लिखने से पहले आप क्या हेडिंग डालेंगे, सेंट्रल हाईलैंड। और सेंट्रल हाईलैंड में एक नाम लिख लेंगे कि ये एक पॉइंट लिख लेंगे कि ये उत्तर भारत का पठारी क्षेत्र है। यह क्या है भैया, उत्तर भारत का पठारी क्षेत्र है। इस उत्तर भारत के पठारी क्षेत्र में मुख्य तौर पर 4 भाग आते हैं। 4 भाग में नंबर 1 जो है वो है आपका क्या, मालवा प्लेट्यू या मालवा का पठार। ठीक है, मालवा का पठार का क्षेत्र कहाँ आता है, मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश में, थोड़ा महाराष्ट्र में भी है और थोड़ा आपका गुजरात में भी है। ठीक है, लेकिन मुख्य तौर पर कहाँ आता है, मध्य प्रदेश में। अब इस मालवा के पठार की विशेषता क्या है, इस मालवा के पठार में क्या है, काली मिट्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है भैया, काली मिट्टी पाई जाती है। और इसी काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है ना, कपासी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है और चेरनोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। मिट्टी के बारे में डिटेल में यहाँ रोक रहा हूँ, अगला लेक्चर आएगा उसमें मैं मिट्टियों को पूरा पढ़ा दूंगा। ठीक है, तो काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें क्या होता है, कपास होता है। ठीक है, तो मालवा के पठार में आप बस इतना याद रखें। मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है, ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, है ना, 881 मीटर इसकी क्या है, ऊंचाई है ना, सिगार है। और ये सिगार कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है इंदौर में, है ना, इंदौर में जो महू की जाना पाव चोटी है ना, जाना पाव चोटी भी इसी में आती है। अगर आपसे पूछे कि जाना पाव चोटी कहाँ है, तो जाना पाव चोटी भी मालवा के पठार में है, लेकिन ये बड़ी नहीं है ना, इंदौर में भी आती है और इंदौर में ही आपकी कौन सी है, सिगार आती है। और ये सिगार सबसे ऊंची चोटी है किसकी, मालवा के पठार की। और ये आपका पीईबी में व्यापम में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, मालवा के पठार के बाद दूसरा आता है बुंदेलखंड का पठार। दूसरी हेडिंग डलेगी आपकी क्या, बुंदेलखंड प्लेट्यू, है ना। बुंदेलखंड प्लेट्यू मुख्य तौर पर कहाँ आता है, लोकेशन मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, है ना, ये लोकेशन बस याद रखना है आपको। बुंदेलखंड में आपके मध्य प्रदेश के बहुत सारे जिले हैं, सागर हो गया, टीकमगढ़ हो गया, निवाड़ी हो गया, है ना, ये मध्य प्रदेश में पढ़ाऊंगा डिटेल से, यहाँ नहीं। बुंदेलखंड की आपकी सबसे ऊंची चोटी पूछ सकता है, सबसे ऊंची चोटी का नाम है बुंदेलखंड की सिद्ध बाबा। कौन सी चोटी भैया, सिद्ध बाबा। बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिद्ध बाबा है ना, सिद्ध बाबा। और ये सिद्ध बाबा कहाँ स्थित है, ये सिद्ध बाबा स्थित है आपकी, ये क्वेश्चन का आंसर आप देंगे, है ना, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। हर एक क्लास में मैं एक क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता हूं, आप लोग कमेंट में बताइए कि ये सिद्ध बाबा जो चोटी है, ये बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है ना, 1172 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो ये जो है ये कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, एमपी में है, ये मैं बता देता हूँ, किस जिले में है आपको बताना है। ठीक है, तो बुंदेलखंड का पठार ये हो गया। इतना याद रखना है, पठार में कुछ ज्यादा ऐसा डिटेल रहता नहीं है। ठीक है, पठार में ऐसा कुछ डिटेल रहता नहीं है, बेसिकली चोटियां भी नहीं रहती, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछा जा रहा है। तीसरा जो पठार है आपका वो है बघेलखंड का पठार। क्या भैया, बघेलखंड का पठार, लोकेशन पूर्वी। इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में है,
है ना। मध्य प्रदेश के उत्तर में है, दक्षिण में है, पूर्व में है, पश्चिम में है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिम में मालवा है, उत्तर में बघेलखंड, उत्तर में बुंदेलखंड है, और पूर्व में कौन सा है, पूर्व में है बघेलखंड, है ना। पूर्वी एमपी, पूर्वी एमपी के बाद थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़ा सा ये छत्तीसगढ़ में भी है ना, और थोड़ा बड़ा भाग इसका यूपी में भी चला जाता है, हल्का सा, है ना। लेकिन मेन ये दो हैं, एमपी और छत्तीसगढ़। बघेलखंड की ऐसी पर्टिकुलर कोई चोटी है नहीं है, बघेलखंड के पठार की कोई ऐसी चोटी है नहीं, लेकिन फिर भी, है ना, जो अमरकंटक है, अमरकंटक, है ना, ये मैकल की चोटी है, याद रखना। अमरकंटक, अमरकंटक जो चोटी है, अमरकंटक चोटी 1065 के आसपास मीटर इसकी ऊंचाई है। तो अमरकंटक जो चोटी है ये मैकल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है, मैकल। और मैकल किसका भाग है, सतपुड़ा का। एक्चुअल में मैकल जो है ये आपका सतपुड़ा और बघेलखंड के पठार के बीचों बीच का सेंटर है, ठीक है। तो इसलिए इसको बघेलखंड की भी ऊंची चोटी मान लेते हैं, है नहीं, मान लेते हैं, ठीक है। तो बघेलखंड हो गया। इसके बाद आता है आपका चौथा छोटा नागपुर का पठार। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है ना। छोटा नागपुर का पठार जो है ये बहुत सारे राज्यों में फैला है। सबसे ज्यादा ये कहाँ है, सबसे ज्यादा ये है झारखंड और पश्चिम बंगाल, है ना, झारखंड और पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। इसके अलावा थोड़ा बड़ा भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी है, थोड़ा भाग इसका छत्तीसगढ़ में भी है ना, और बिहार में भी है। लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ है, झारखंड और बंगाल में। और इस छोटा नागपुर के पठार में जो कहते हैं कि सर्वाधिक भारत में जो खनिज का उत्खनन होता है वो इसी से होता है ना। भारत में चाहे आप कोयला निकालें, चाहे आप यूरेनियम निकालें, चाहे आप एल्युमिनियम निकालें, बॉक्साइड है ना, मैग्नेटाइट है, जितने भी आपके अयस्क जमीन से निकलते हैं, खनिज निकलते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके छोटा नागपुर के पठार से ही निकलते हैं। इसलिए इसे भारत का रूर भी कहा जाता है ना। भारत का रूर वैसे झारखंड को कहते हैं, लेकिन ऐसे भी संज्ञा दे दी जाती है। तो छोटा नागपुर का पठार 4, 5, 6 राज्यों में फैला हुआ है ना। और ये जो छोटा नागपुर का पठार है, कुछ पुस्तकों में लिखा है ये भारत का सबसे बड़ा पठार है ना, लेकिन वो गलत है। ये भारत का क्या है, दूसरा सबसे बड़ा पठार है। दूसरा क्या है, सबसे बड़ा पठार है। अब सबसे बड़ा पहला कौन सा है, अभी आगे मैं बताऊंगा, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है पारसनाथ। क्या है भैया, पारसनाथ। और ये पारसनाथ किसके नाम पर रखी गई है, ये रखी गई है पार्श्वनाथ के नाम पर। किसके नाम पर रखी गई भैया, पार्श्वनाथ के नाम पर रखी गई है। और पार्श्वनाथ कौन थे, जैन धर्म के गुरु थे। और जैन धर्म के किस नंबर के गुरु थे, जैन धर्म के किस नंबर के गुरु थे, तो 23वें गुरु थे। किस नंबर के गुरु थे भैया, 23 नंबर के गुरु थे पार्श्वनाथ, है ना। 24 में आपके महावीर स्वामी, 23 में आपके पार्श्वनाथ, 22 में आपके नेमिनाथ और नेमिनाथ 22 में है, फिर 21 में है नेमिनाथ, है ना, अलग अलग है दोनों, नेमिनाथ और नामीनाथ। पार्श्वनाथ को याद रखें, ठीक है। कहते हैं कि जैन धर्म के सभी गुरुओं के नाम पर यहाँ पर 24 पहाड़ियां हैं, है ना। 24 धर्मगुरु हुए जैन धर्म के, उनकी 24 पहाड़ियां जो हैं, है ना। कुछ पुस्तकों में लिखा रहता है कि 20 पहाड़ियां हैं, तो वो कहाँ है भैया, छोटा नागपुर के पठार पर हैं। पारसनाथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है। अब कभी कभी क्या है, पार्श्वनाथ ऑप्शन में नहीं आ सकता, कभी कभी क्या है, पारसनाथ ऑप्शन में नहीं आएगा और आपसे पूछ लेगा कि छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका अन्य नाम क्या है, श्री समेध शिखर जी। क्या नाम है भैया, श्री समेध शिखर जी। आप पहली बार सुन रहे होंगे, है ना, घबराना नहीं है, लिखते चलना है। श्री समेध शिखर जी, यही पारसनाथ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है, ठीक है, श्री समेध शिखर जी। ये ऑप्शन में अगर मिले तो आपको ये टिक कर देना है, ये इसी का नाम है। या फिर पूछ ले कि पारसनाथ चोटी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तब भी आप वहां इस आंसर को लगा सकते हैं। क्लियर है, यहां तक कंप्लीट है। तो ये हमारा उत्तर भारत का सेंट्रल हाईलैंड वाला पार्ट हो गया, ठीक है। जितनी बेसिक जानकारी है इतनी सफिशियंट है, वैसे तो इतना सिविल के हिसाब से भी आपका हो गया है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं दक्षिण भारत के पठार की, जिसको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, दक्कन का पठार। तो सबसे पहला पॉइंट भारत का सबसे बड़ा पठार है। क्या भैया, भारत का सबसे बड़ा पठार है। कितना बड़ा है, लगभग 70 लाख
वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है ना। कहीं कहीं 70 लाख लिखा रहता है, कहीं कहीं कम ज़्यादा है, लेकिन अप्रोक्सीमेट है, फिक्स नहीं है, ये कभी नहीं आएगा। ये तो एक केवल जानकारी के लिए। तीसरा, इसमें कितने भाग हैं? तो इसमें 4 भाग हैं, ठीक है। चौथा, ये किस रीजन में आता है? तो ये दक्षिण रीजन में आता है, या दक्षिण भारत या साउथ इंडिया में ये आता है, ठीक है। इसके भाग कौन कौन से हैं तो उनको हम यहां देखते हैं। नंबर वन दक्कन ट्रैप हो गया, है ना। आपने आईपीएल अगर आप देखते हो, अभी आईपीएल भी चल रहा है, तो आईपीएल में बहुत पहले एक टीम आई थी जिसका नाम था डेक्कन चार्जर, है ना। डेक्कन चार्जर हैदराबाद से खेलती थी शायद, और उसने आईपीएल की एक ट्रॉफी को जीता भी है। तो जो आईपीएल की टीम थी वो डेक्कन चार्जर, वो इसी डेक्कन के नाम पर बनाई गई थी, है ना। तो जो डेक्कन ट्रैप है या डेक्कन का पठार है, वो यहाँ अपने 4-5 राज्यों में फैला हुआ है। महाराष्ट्र में इसका सबसे ज़्यादा एरिया आता है, छत्तीसगढ़ में भी है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है, थोड़ा सा कर्नाटक में है, ठीक है। तो ये डेक्कन ट्रैप है, क्लियर। डेक्कन ट्रैप के बारे में ऐसा कुछ खास है नहीं, इसकी कोई पर्टिकुलर ऐसी चोटी भी नहीं है जो मैं आपको बता सकूं। बस इसमें यही याद रखना है कि भारत का क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसमें 4 भाग हैं। डेक्कन ट्रैप हो गया। पूर्वी घाट के बारे में मैं आपको सब बता चुका हूं, है ना। पूर्वी घाट जो है, इसके डिटेल मैंने पहले ही बता दिया है। पूर्वी घाट को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। ऊंचाई इसकी कितनी है? 900 से 1000 मीटर है। 900 से 1000 मीटर है ना। लंबाई पूछें तो लगभग 1600 मीटर है, 1600 किलोमीटर। देखो, यहां से लेकर यहां तक की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई कितनी है? 900 से 1000 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है इसकी अनाईमुदी। कौन सी है? अनाईमुदी, है ना। अनाईमुदी। अगर दूसरी ऊंची चोटी की बात करें तो दूसरी ऊंची चोटी में थोड़ा सा विवाद है। क्यों है? क्योंकि इसके मिक्सअप को कहते हैं नीलगिरी। क्या कहते हैं? नीलगिरी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडाबट्टा। कौन सी भैया? डोडाबट्टा, है ना। तो अनाईमुदी की जो ऊंचाई है, अनाईमुदी की ऊंचाई जो है वो है 2695 मीटर। कितनी है? 2695 मीटर। और जो डोडाबट्टा की ऊंचाई है वो है 2637 मीटर। कितनी है? 2637 मीटर। तो इसे दूसरी मान सकते हैं, लेकिन ये जुड़ी हुई है इसलिए नहीं मानते। तो दूसरी ऊंची चोटी आपकी कलसू बाई भी आती है ना, जो कि महाराष्ट्र में है। कलसू बाई हो गया, महाबलेश्वर हो गया, है ना। ये सब मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अगर हम पूर्वी घाट की बात करें, ये पूर्वी घाट है, तो पूर्वी घाट भी मैंने बता दिया था कि पूर्वी घाट जो है ये लगभग 600 से 700 मीटर के आसपास ऊंचा है ना। ये ऊंचा है, ये नीचा है, इसलिए सारी नदियां यहां से निकलती हैं और यहां की ओर जाती हैं। सारी नदियां, चाहे गोदावरी हो, कृष्णा हो, कावेरी हो, तुंगभद्रा हो, घाट प्रभा हो, माल प्रभा हो, अमरावती हो, है ना, कोई सी भी नदी हो, लगभग इसी तरफ जाती हैं सारी, और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती हैं। इस पठार से, पूर्वी घाट से बहुत कम नदियां निकलती हैं और ना के बराबर निकलती हैं। कोई ऐसी खास नदी है नहीं जो पूर्वी घाट से निकले। पूर्वी घाट की ऊंचाई कम है, पश्चिमी घाट की ऊंचाई ज्यादा है। सबसे ऊंची चोटी बस याद रखना है, जिंदागढ़। कौन सी है? जिंदागढ़। और दूसरी कौन सी है? अरमाकोंडा। और तीसरी कौन सी है? महेंद्रगिरी, है ना। ये मैं आपको पहले ही क्लास में बता चुका हूं। पुस्तकों में अभी महेंद्रगिरी लिखा हुआ है। महेंद्रगिरी की ऊंचाई 1501 किलोमीटर है। अरमाकोंडा की ऊंचाई 1680 किलोमीटर है। और जिंदागढ़ की ऊंचाई 1690 मीटर है। सॉरी, किलोमीटर नहीं, मीटर, ठीक है। तो इतना सफिशियंट है। उत्तर पूर्वी पठार की बात करें तो इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं उत्तर पूर्वी पठार में, ठीक है। हाँ, बस एक लास्ट बचा है, आज का लास्ट जो है वो है मेघालय का पठार। कौन सा भैया? मेघालय का पठार। तो ये जो मेघालय का पठार है ये पूरे नॉर्थ ईस्ट में आता है। और ये मेघालय के पठार में क्या है, इसमें जो है, इसमें सबसे ज्यादा चाय की खेती होती है। किसकी खेती होती है? चाय की खेती होती है। और चाय की खेती को चाय को हरे सोने के नाम से भी जाना जाता है। हरा सोना जो है वो बांस को भी कहा जाता है, और हरा सोना जो है चाय को भी कहा जाता है, ठीक है। सोना मुख्य तौर पर कई प्रकार का होता है। सफेद सोना, काला सोना, हरा सोना, झूठा सोना, मूर्खों का सोना, है ना। अलग अलग प्रकार से इनकी संज्ञा दी गई है, कभी बताएंगे। तो चाय जो है वो मेघालय के पठार पर होती है। चाय के लिए लगभग 150 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत होती है, लेकिन इतने में पौधे मर जाते हैं, लेकिन चाय भी नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? क्योंकि ये जो पठार है वो कुछ इस तरीके से है।
इस तरीके से है तो यहाँ आप चाय का पौधा लगा दीजिए। चाय का पौधा लगा देंगे, पानी कितना भी गिरता रहे और इसको नुकसान नहीं होगा, पानी ढाल के सहारे नीचे बह जाएगा। याद रखना, भारत में संसार में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले लोग हैं। भारत में संसार में सबसे ज़्यादा चाय पीने वाले लोग हैं। और जो यही कारण है कि बहुत सारे लोग अपनी जो मेंटेलिटी है, जो थोड़ा सा ब्रेन सिस्टम है, उसको देखो, चाय फ़ायदा भी करती है, मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन चाय के अपने बहुत नुकसान भी हैं। क्योंकि चाय में थीन होता है और थीन एक एल्कोलॉइड है। एल्कोलॉइड है मतलब एल्कोहल कैटेगरी का है, नशा देता है, लेकिन हल्का नशा देता है, लाइट नशा देता है। और यही कारण है कि आप चाय छोड़ नहीं पाते। चाय आप नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते, कभी आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि उसमें नशा है, इसलिए नहीं छोड़ पाते। और जब नशा है तो आपके नर्वस सिस्टम को कमज़ोर करेगा। क्योंकि आपको पता है जो लोग वाइन पीते हैं वो लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम शून्य हो जाता है। धीरे धीरे नर्वस सिस्टम खराब हो जाता है, कमज़ोर होता है, फिर बैकबोन खराब हो जाती है, फिर स्पाइनल कॉर्ड खराब हो जाती है, फिर आपका बोन मैरो धीरे धीरे कमज़ोर होता है, फिर वो धीरे धीरे ब्रेन को कमज़ोर कर देता है। ब्रेन कमज़ोर होने के बाद आपका सेरिब्रम कमज़ोर हो जाता है, उसके बाद सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड में कमी आ जाती है और धीरे धीरे आप सोचने, समझने और स्मरण क्षमता और शारीरिक जो आपकी ग्रोथ है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं रुक जाती है। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान हैं। दूसरे नंबर पर उत्पादित करते हैं, है ना, चाय में क्या पाया जाता है, थीन पाया जाता है। और चाय का जो साइंटिफिक नाम है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, ये आज का क्वेश्चन आपके लिए रहा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, है ना। लगभग सारे पठार मैंने आपको बता दिए हैं, है ना। छोटा सा लेक्चर था। जो भी समस्या है वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जो समझ में नहीं आता है वो भी पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।